सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। उसके अलावा हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। उसके अलावा अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.nilesair442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो दिस इज दिस थर्ड लेक्चर ऑफ जनरल साइंस सीरीज बीपीएससी ज्ञान यज्ञ सीरीज, राइट। और आज के लेक्चर में हम साउंड एंड वेव्स को कवर करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने पिछले दो लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मेजरिंग डिवाइस एंड मैकेनिक्स, ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। काफ़ी हाई यील्डिंग टॉपिक था आपका, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसको साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे होगे। बाकी डॉक्यूमेंट आप सबको पता है। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस क्लास से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी मटेरियल्स है लाइक दिस डॉक्यूमेंट, ये सारे आपके पीसीएस विद नीलेश चैनल पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप वहां पे जाके वो चैनल से जुड़ जाइए। जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी क्लास की और जो भी रिलेटेड मटेरियल्स होंगे, सारा कुछ आपके पीसीएस विद नीलेश चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो आज के हम नए टॉपिक से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है साउंड एंड वेव्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक मजेदार टॉपिक है। तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस टॉपिक्स में। और मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपका बीपीएससी और यूपी पीसीएस ओरिएंटेड ही रहेगा। मतलब जो पीसीएस में आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पूछते हैं सवाल वो। तो बहुत बच्चे बोलते हुए ना कि सर न्यूमेरिकल्स कराओ, तो देखो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपके पूछते नहीं है स्टेट पीसीएस में। जहाँ पर रिक्वायर्ड होगी न्यूमेरिकल्स की मैं वहाँ पर करा दूंगा आपके। तो आपको उतना ही पढ़ना है टारगेटेड, क्योंकि सिर्फ आपके पास फिजिक्स तो है नहीं पढ़ने के लिए। अब साइंस में ही, जनरल साइंस में ही आपके अभी केमिस्ट्री आएगा, फिर बायो आएगा। तो अभी तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब एक साथ सारा कंपाइल हो जाता है ना, तब उसको याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप टू द पॉइंट जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ो, आपका काम हो जाना है। तो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है वो आता है साउंड। साउंड के बाद हम देखेंगे वेव्स। तो सबसे पहले साउंड क्या होता है, खुद आप सोचो साउंड क्या होगा। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो वही यहाँ पे मेंशन है। और एनर्जी, कोई भी एनर्जी किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, वेव के फॉर्म में। मतलब वेव हम किसको बोल रहे हैं कि अगर मीडियम में आपकी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम वेव बोल रहे हैं। तो साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रैवल्स इन द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो ये एक चीज आपको ये पता लग रहा है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जैसे आप मेरी साउंड अभी सुन पा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल हो रहा है। तो मीडियम तो चाहिए ही, मतलब वैक्यूम से आपके जो साउंड वेव होगा वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज मेंशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप साथ के साथ मेरे रीड कर सकते हो। आपके लिए ये साइड में हिंदी में अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। तो व्हाट इज साउंड में, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ हियरिंग सेंसेशन। इट इज अ जनरेटेड बाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी साउंड अगर आपको जनरेट करना है ना, तो वाइब्रेट तो करना ही पड़ेगा। मतलब आपको एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको जब रिसीवर तक पहुंचाना है तो आपको एक मीडियम चाहिए होगा, राइट। तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। तो विदाउट मीडियम, एब्सेंस ऑफ मीडियम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। फिर देखो नेचर ऑफ साउंड वेव क्या होता है। तो साउंड ट्रैवल एज मैकेनिकल वेव्स, और उसके बाद ये आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रैवल कर सकता है। लेकिन जो इसका स्पीड होगा वो डिपेंडेंट होगा मीडियम पे। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड आपका डेंसर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं काफी क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। तो इसलिए जो साउंड वेव्स ट्रैवल करेगा ना वो काफी स्पीड में करेगा। फिर उससे थोड़ा सा कम स्पीड में लिक्विड में करेगा, और फिर उससे भी थोड़ा कम स्पीड में गैसियस स्टेट में ट्रैवल करेगा, राइट। तो वही चीज आप मेंशन है, इन गैसेस, लिक्विड्स एंड प्लाज्मा ट्रैवल्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है, ये सब आगे वेव्स में हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन साउंड किस टाइप का वेव है आपका, ये याद रख लो, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे मैं अभी दिखा देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद देखो फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो क्या क्या फैक्टर इंपैक्ट कर रहा है, स्टेट ऑफ मटेरियल। तो मीडियम टाइप, फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लोअर इन लिक्विड, स्लोएस्ट इन गैसेस, ठीक है, ये समझ आ रहा है। फिर टेम्परेचर पे भी आपका स्पीड डिपेंड करता है। मतलब हायर टेम्परेचर फास्टर साउंड स्पीड। तो अगर टेम्परेचर आपकी ज्यादा होगी तो स्पीड आपकी ज्यादा होगी। फिर सेम ह्यूमिडिटी पे भी आपके डिपेंड करता है। मतलब आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो आपके साउंड स्पीड ट्रैवल करेगा, राइट, इन कंपैरिजन टू जो आपके लेस ह्यूमिड एयर है।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वापस से वही कॉन्सेप्ट कि जो ह्यूमिडिटी अगर आपकी ज़्यादा होती है तो एयर में आपके वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो जो साउंड वेव होगा वो ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर पाएगा एज कंपेरिजन टू लेस ह्यूमिड एयर। फिर देखो डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, राइट। उसके बाद डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी में देख लेते हैं हम, तो ग्रेटर इलास्टिसिटी एंड लोअर डेंसिटी मतलब फास्टर स्पीड। तो इसमें दोनों को कॉम्बिनेशन लेके बात किया जा रहा है। अगर सिर्फ डेंसिटी को हम लेंगे तो हायर डेंसिटी होना चाहिए अगर स्पीड में ट्रैवल करना है तो, लेकिन अगर आप इलास्टिसिटी भी कंबाइन कर लोगे तो डेंसिटी आपके दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम भी अगर ज़्यादा कर देते हैं हम तो डेंसिटी कम हो जाता है, राइट। और अगर मास ज़्यादा कर देंगे तो हमारी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो मास और वॉल्यूम दोनों पे ही डिपेंड करता है आपका डेंसिटी। तो डेंसिटी और इलास्टिसिटी का जब हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होना चाहिए और डेंसिटी कम होना चाहिए, तब जो आपका जो साउंड वेव होगा वो फास्टर स्पीड में ट्रैवल करेगा। समझ आ रहा है? इस चीज़ को याद रखना। बाकी जो हिंदी माध्यम वाले हैं आप यहाँ से देख सकते हो। फिर ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आप आराम से देख सकते हो। वैल्यू एडेड आपका ये वैल्यू एडिशन किया गया है। सो मीडियम टाइप फास्टेस्ट इन सॉलिड, लोएस्ट इन गैसेस। टेम्परेचर के केस में हायर टेम्परेचर फास्टर साउंड स्पीड, और ह्यूमिडिटी के केस में हायर ह्यूमिडिटी फास्टर साउंड स्पीड इन एयर, राइट। आगे देखते हैं अब देखो ये दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट साउंड स्पीड इन वेरियस मीडिया। अब इसमें सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दो तीन इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है, तो वो होता है आपका 344 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका स्टील में क्या साउंड होता है, तो स्टील में होता है 5960 मीटर पर सेकेंड, जो कि 15 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है। तो ये चीज़ नोट करके लिख लेना, यहाँ पे मेंशन भी है ना। उसका एयर में ही दो होता है, एक 0 डिग्री सेल्सियस में आपका 331 होता है और 22 डिग्री सेल्सियस में जो हमने स्टैंडर्ड लिया 344 होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एल्यूमिनियम सी वाटर, लेकिन आप याद करना चाहो तो याद कर लो, क्योंकि भाई पीसीएस का एग्जामिनेशन है, कभी भी फैक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद कर लेना, डॉक्यूमेंट जब आपसे शेयर होगा तो ये सारी वैल्यूज आप याद कर लेना। टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। तो आपके साउंड वेव को फिर आप कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सबसे पहले इंफ्रासोनिक आता है आपका, ऑडिबल आता है और अल्ट्रासोनिक आता है। तो देखो आपको पता होगा कि जो ह्यूमन की ऑडिबल रेंज है वो क्या है आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये आपकी ह्यूमन की ऑडिबल रेंज होती है। अब इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी तो ह्यूमन को सुनाई नहीं देगा वो, फिर लेकिन कुछ मैमल्स है जो कि 20,000 हर्ट्ज के बाद भी जो उस बाद का भी जो साउंड होता है उसको आराम से सुन पाते हैं। जैसे आप देखते हो डॉल्फिन देखते हो, बैट्स देखते हो, राइट। तो जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो आपकी साउंड होती है उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। अल्ट्रासोनिक ग्रेटर देन 20,000 यूज्ड बाय बैट्स, डॉल्फिन्स, डॉग्स, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं गैल्टन व्हिसल। उसके बाद ऑडिबल तो आपको मैंने बता दिया, ह्यूमन हियरिंग रेंज, और 20 हर्ट्ज से अगर कम हो तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इसको भी कुछ एनिमल्स सुन पाते हैं, जैसे एलिफेंट्स हो गए आपके, वेल्स हो गए, तो ये लोअर देन 20 हर्ट्ज को भी सुन पाते हैं। तो समझ आ रहा है कि मतलब भगवान ने जानवरों में ना कुछ एक्स्ट्रा सेंस दिया हुआ है, तो जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से परे है वो बहुत सारे एनिमल्स वो चीज़ कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी टॉपिक है, आपको कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से याद कर सकते हो। तो ये चीज़ याद करते जाना, क्योंकि ये सिंपल है लेकिन पूछ लेते हैं, इवन यूपीएससी में ही पूछ रखा है ये चीज़। आपके यूपीएससी के सीएपीएफ में ऑडिबल रेंज लास्ट ईयर ही पूछा था, तो बहुत रिसेंट में, तो इसलिए ये सब जो वैल्यूज़ है याद कर लिया करो, आपके लिए काम आएगा। फिर देखते हैं आगे। तो देखो इसको आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के दे दिया गया, आप आराम से यहाँ से रिलेट कर सकते हो। इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखा है और डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वैसे ऑडिबल का फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखा है ह्यूमन, और डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वैसे अल्ट्रासोनिक का फ्रीक्वेंसी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो आप आराम से इसका या तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो डॉक्यूमेंट तो शेयर आपके होगा ही पीसीएस विद नीलेश चैनल में, तो वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। फिर देखो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो एप्लीकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ना हम बहुत बार मेटल डिटेक्ट, जैसे सोनार वाले टेक्नोलॉजी में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ कर रहे होते हैं, तो डिटेक्ट द फ्रैक्चर्स इन मेटल्स या फिर टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए भी हमारा साउंड वेव यूज़ हो रहा होता है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, जैसे आप देखते हो किडनी स्टोन ट्रीटमेंट, उसमें भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं, वेव्स के थ्रू जो आपका स्टोन हो जाता है किडनी में उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में भी यूज़ कर रहे होते हैं हम, राइट। और उसका सोनार तो मैंने बता ही दिया। अंडर वाटर नेविगेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तो ये चीज़ नोट कर लेना, काफ़ी सिंपल है। बाकी ही आपके फ्लो चार्ट में दे रखा है, डायरेक्ट याद कर सकते हो कीवर्ड के फॉर्म में, राइट।
और ये हिंदी वाले भी देखते जाना, जो बाइलिंगुअल देख रहे हैं ना, आपके लिए ये दिया हुआ है, तो आप साथ के साथ पढ़ते जाओ, आपको आराम से समझ आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट मैं कर ही रहा हूँ, बाकी साथ के साथ आप हिंदी पढ़ लोगे। इसीलिए जो आपका हिंदी लिखा गया है ना, ये साथ के साथ लिखा गया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या दिक्कत और हमें कैसे समझना है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको पैरेलली दिया हुआ है, ठीक है, ट्रांसलेशन भी। फिर देखो एको। तो एको क्या कॉन्सेप्ट होता है, मतलब अगर हम जब बोलते हैं तो देखते हो हमारा आवाज रिपीट होता है, तो उसको, उस फेनोमेना को बोलते हैं हम एको। तो एन एको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ सरफेस बैक टू द सोर्स। मतलब हम यहाँ से बोल रहे हैं और मान के चलो सामने कोई क्लिफ है, वहां से आवाज टकराया, वापस हमें सुनाई दिया, उसी को हम बोल रहे हैं एको। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखना है कि मिनिमम टाइम डिले कितना होता है, 0.1 सेकेंड होता है। मिनिमम डिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड है टू सी दी इफेक्ट ऑफ एको, वो होता है आपका अप्रॉक्स 16.5 मीटर, ठीक है। और जो एको होता है यूज होता है इन सोनार एंड एको लोकेशन में। अब कभी कभार मान के चलो एको से अगर आपके न्यूमेरिकल्स पूछ देते हैं, ठीक है, तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि एको में हम डबल डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला कि आपका एको एक मान के चलो साउंड वेव है ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो या फिर बोल देगा आपका एक साउंड वेव है ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग विथ दिस मच स्पीड, एक्स मीटर पर सेकेंड स्पीड, ठीक है, कैन बी हियर्ड इन 2 सेकेंड, तो टाइम दे दिया। अब आपको बोलेगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने, तो डिस्टेंस आप इजिली कैलकुलेट कर लेते हो, तो जो भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपका स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करके, उससे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 करना कभी मत बोलना, ठीक है। क्यों? क्योंकि एको में हम डबल डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो पहले तो एक्स डिस्टेंस उसने कवर किया, फिर वहां से वापस मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो अगर इससे कोई रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है आपका, इन केस आ जाता है, तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा जो PYQ में, अगर इन केस आ जाता है न्यूमेरिकल्स, तो इसमें हमेशा डिवाइडेड बाई 2 करना मत बोलना अगर डिस्टेंस निकालने बोलता है तो। क्यों? क्योंकि एको आपका हम 2 सरफेस ले रहे हैं। फिर एको से ही मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्बरेशन, ठीक है, लिख लो, हो सकता है डॉक्यूमेंट में मेंशन ना हो। रिवर्बरेशन, तो रिवर्बरेशन किसको हम बोलते हैं, एक कीवर्ड बस याद रखो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो अगर मान के चलो कोई क्लोज्ड बॉडी, कोई क्लोज्ड आपके हॉल में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन परसिस्टिंग साउंड, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके आता है तो आपको पता होना चाहिए रिवर्बरेशन क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फिर देखो साउंड इंटेंसिटी। अब ये सब जो कीवर्ड है ना, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहां से कंफ्यूज हो करवा देंगे। तो साउंड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम बोलते हैं ना कि कोई चीज इंटेंस है, मतलब उसमें ज्यादा पावर है, तो दी एनर्जी ऑफ साउंड पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, उसको हम बोल रहे हैं साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। तो आपकी साउंड में कितनी पावर है, कितनी इंटेंसिटी है, बोलते हैं ना इसकी आवाज में बहुत दम है, मतलब इसकी आवाज में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वही यहां दे रखा है पावर पर यूनिट एरिया कैरिड बाय अ वेव, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये सब ध्यान रखना। और इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, डेसिबल हमें हम ज्यादातर मेजर करते हैं, बेल आपका ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर देखो मैक नंबर। मैक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मिस कर जाते हैं। तो मैक नंबर क्या है, होता है सिंपल समझो कि हम ऑब्जेक्ट के स्पीड को साउंड के स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बहुत केस में आप देखते होंगे, जैसे जो फाइटर आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उनकी स्पीड साउंड के स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है। जो आपके साउंड का स्पीड एयर में होता है, उससे भी ज्यादा जब उनकी स्पीड हो जाती है, तो हम उनको बोलते हैं कि ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपके हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी मैं बताता हूं सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और आपके सबसोनिक स्पीड कौन से स्पीड होते हैं, और ये देख लेना क्योंकि आजकल ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैक नंबर का मतलब समझ आ गया आपका, जब हम रेशियो ले रहे हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड। सो इट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, राइट। अब इसमें मान के चलो 1 कब आएगा आपका, जब ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम होगी, राइट। तो 1 मैक हम बोलेंगे जब आपकी स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, तो आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जब आपकी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी, मतलब आपका न्यूमरेटर जब बड़ा होगा, ये जब बड़ा होगा, तो आपकी मैक नंबर क्या होगी, मैक नंबर भी बढ़ेगी, है ना। तो अगर 1 से मैक ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, 1 मैक से अगर ज्यादा साउंड है उसको हम बोल देंगे सुपरसोनिक स्पीड, राइट। तो 1 मैक से 5 मैक तक हम कौन सा स्पीड कंसीडर करते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कंसीडर करते हैं। जैसे आप जो देखते हो फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ठीक है, तो ये सारे आपके सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं। अगर 5 मैक से भी ज्यादा स्पीड है, मतलब समझ रहे हो ना कि बहुत ज्यादा स्पीड, साउंड से
5 गुना ज़्यादा स्पीड या फिर उससे भी ज़्यादा स्पीड, उसको हम बोल रहे हैं हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक में जनरली आपके क्रूज मिसाइल से ही आते हैं। अभी जैसे आप ब्रह्मोस का जो सेकंड वेरिएंट देखोगे तो ब्रह्मोस के सेकंड वेरिएंट में आपको हाइपरसोनिक स्पीड देखने को मिल जाता है, या फिर बहुत सारे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनमें भी आपको हाइपरसोनिक स्पीड देखने को मिल जाता है। तो इससे रिलेटेड ही एक फिनोमेना आता है, क्योंकि आपके जब अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है तो सोनिक बूम क्रिएट होता है। ठीक है, तो आगे हम उसको देखते हैं। तो अब अच्छे से क्लियर हो गया मैक नंबर क्या होता है और मैक कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं। और हाँ, ये बताना भूल गया, 1 मैक से अगर कम हुआ तो उसको हम सबसोनिक बोल रहे हैं। तो याद रखो फिर से, 1 से अगर 1 मैक से कम है तो उसको सबसोनिक, 1 से 5 के बीच में है तो उसको सुपरसोनिक, और 5 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरसोनिक। ये चीज़ याद रखना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे, और देखो ये कितना अच्छा प्यारा डायग्राम दे रखा है कन्वर्सेशन, कि ये पूछ रहा है, जो लड़का है वो पूछ रहा है व्हाट इज मैक नंबर, तो जो लड़की है वो जवाब दे रही है इट इज द रेशियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। फिर लड़का पूछ रहा है कैन यू गिव सम एग्जांपल, तो ये बोल रही है ओके सबसोनिक इज मैक लेस देन 1, सुपरसोनिक इज मैक 1 to 5 एंड हाइपरसोनिक इज मैक ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो आपको इतना रिलेट करना है। फिर देखो रियल वर्ल्ड इनसाइट, तो अब रियल साउंड से रिलेटेड कुछ आपके एप्लीकेशन पार्ट हम देख लेते हैं। तो जैसे अर्थक्वेक प्रिडिक्शन हम करते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स आप देखते होंगे कि अर्थक्वेक आने से पहले वो भौंकने लगते हैं या आपके मतलब बोलते हैं ना अनयूजुअल बिहेव करने लगते हैं। तो उनको क्योंकि पहले ही अंदाजा लग जाता है, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक, आपको याद करो अल्ट्रासोनिक वेव को भी वो सुन सकते हैं। ठीक है, और आपके बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो आपके इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स को भी सुन सकते हैं। तो इसलिए उनके पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी है, तो उनको पहले ही पता लग जाता है। सो मेनी एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू इंफ्रासाउंड रिलीज बिफोर मेजर सिस्मिक एक्टिविटी, राइट। फिर देखो डॉल्फिन्स एंड बैट्स दे यूज अल्ट्रासोनिक साउंड फॉर इकोलोकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो डॉल्फिन्स आपस में कम्युनिकेट करती है ना, तो वो इकोलोकेशन यूज करती है, मतलब इको जो आपके सुपरसोनिक वेव्स है उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करती है। तो आपको पता होगा कि डॉल्फिन जो जनरली वो ब्लाइंड होती है। ठीक है, तो ये सब आप चीजें आप रिलेट कर सकते हो। फिर वेदर इफेक्ट्स में भी आपका यूज होता है। इन समर साउंड ट्रेवल्स फास्टर ड्यू टू हायर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ये हमने ऊपर देख के आया कि अगर हायर टेम्परेचर होगा, हायर ह्यूमिडिटी होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो ज्यादा होगा। फिर देखो सुपरसोनिक बूम, तो इसी का मैं मेंशन कर रहा था। तो इस केस में क्या होता है कि आपका ना चार्ज पार्टिकल बन जाता है। मान के चलो कोई चीज इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो वो आसपास के जो हवा को क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी। फिर वही जब आयोनाइजेशन, जब आपस में वो चार्ज टकराएंगे तो एक साउंड क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं सोनिक बूम। अ लाउड एक्सप्लोजन लाइक साउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्रॉसेस मैक 1, राइट। तो आप सुनते भी होंगे बहुत बार फाइटर जेट जाते हैं तो एकदम फट से आवाज करता है, तो आपको लगता है क्या बम फटा, तो उसी को हम सोनिक बूम वाला फेनोमेना बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखो ये हिंदी में दे रखा है, आगे देखते हैं अब। तो साउंड फेनोमेना वही चीज, इसी को थोड़ा सा आपके विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो आप आराम से देख सकते हो अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, डॉल्फिन्स एंड बैट्स, वेदर इफेक्ट्स और सुपरसोनिक बूम। तो जब आपको डॉक्यूमेंट मिलता है तो आप इन सब चीज़ों को देख के आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। आपके लिए ये चीज़ें की गई है, वैल्यू एडिशन। फिर देखो वेव्स। अब आप वेव्स में, वेव्स सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके। वेव्स होता क्या है मैंने बता दिया, disturbance in the medium which travel from one place to another place. तो a wave is a disturbance that transfer energy from one place to another without the transport of matter. तो वेव के केस में आपका मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है बल्कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन इट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम और अ वैक्यूम डिपेंडिंग ऑन द टाइप। तो ये आपके वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जो साउंड वेव है वो उसको मीडियम चाहिए। तो यही डिफरेंस आ जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में। तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स में। लेकिन पहले ये देख लो आप साइकिल, द वेव प्रोपोगेशन साइकिल। पहले क्या हो रहा है, आपका डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट हो रहा है, देन आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, फिर प्रोपोगेशन हो रहा है। अब प्रोपोगेशन दो टाइप से हो सकते हैं, ट्रांसवर्स में अलग टाइप का प्रोपोगेशन होगा और लॉन्गिट्यूडनल में आपके अलग टाइप का प्रोपोगेशन होगा। देन इंट्रैक्शन होगा, वेव इंट्रैक्ट्स विद इट्स इन्वायरमेंट, एंड देन डिसिपेशन होगा, वेव एनर्जी डिमिनिश ओवर टाइम, फिर धीरे धीरे उसका इंपैक्ट कम हो जाता है। तो ये साइकिल आप आराम से समझ सकते हो। फिर देखो आगे टाइप्स ऑफ वेव। तो टाइप ऑफ वेव्स में एक तो आपका आता है मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, इनको मीडियम चाहिए होता है। जैसे हम जो साउंड वेव देख रहे थे तो इनको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी हम जब इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। वैसे आप बस जनरल समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है वेव आपका, ठीक है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो इनको हम बोलते हैं ईएम वेव्स या ईएम रेडिएशन। तो इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है
ट्रैवल करने के लिए। ये कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं, इवन वैक्यूम से भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स में रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन कॉज्ड बाय ऑसिलेशन ऑफ मैटर, एनर्जी मूव्स बट द मीडियम्स पार्टिकल वाइब्रेट नियर द ओरिजिनल पोजीशन। तो इसमें सीन क्या होता है कि जो आपका पार्टिकल्स तो अपने पोजीशन पे मूव करता है, लेकिन एनर्जी उस पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। तो पार्टिकल्स नहीं ट्रैवल कर रहा है, आपका एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर रहा है? ड्यू टू दैट पार्टिकल मूवमेंट। अब पार्टिकल का मूवमेंट कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा आपका किस टाइप का वेव है। अगर मान के चलो आपका पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स वेव। और अगर आपका पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, कंप्रेशन और रियरफैक्शन, तो वहां पे हम बोल दे रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। तो आगे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन किस वे में रहता है, ठीक है। कॉम्प्रैक्शन और रियरफैक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपके पहले जो पार्टिकल्स होते हैं पहले क्लोज आते हैं, फिर ऐसे एक्सपैंड करते हैं, फिर क्लोज आते हैं, फिर एक्सपैंड करते हैं। तो ये किस टाइप का होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें आपके जो प्रोपोगेशन ऑफ जो मटेरियल होते हैं इनका डायरेक्शन जो होता है प्रोपोगेशन ऑफ वेव के पैरेलल होता है, ठीक है। और लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ मटेरियल है, प्रोपोगेशन ऑफ मटेरियल, इनका जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, वही मैं बता रहा था, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों के बीच का आपको डिफरेंस पता लग ही गया होगा, है ना। तो ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। एग्जांपल देख लो, वेव्स ऑन अ रोप, वाटर सरफेस वेव्स एंड लाइट। तो इसके एग्जांपल आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने आगे फ्लो चार्ट दे रखा है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये देखो आगे फ्लो चार्ट आपका। देन क्रेस्ट हाईएस्ट पॉइंट, ट्रफ लोएस्ट पॉइंट। तो अब जब आप वेव देखते हो ना, वेव ये, तो इसमें जो आपका ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट, और जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। फिर ये ऊपर वाला क्रेस्ट। तो देखो क्रेस्ट से क्रेस्ट का बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है आपका, लाउडनेस ऑफ साउंड। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आगे भी है मैं आपको मेंशन करूंगा। और ये फ्लो चार्ट देख लो ट्रांसवर्स वेव का, ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन। एग्जांपल में क्या क्या आपका, वेव्स ऑन अ रोप, आप जो रोप पे देखते हो, फिर पानी जो देखते हो ऐसे ऐसे करके जो प्रोपोगेट करती है, तो ये भी ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। और तीसरा लाइट वेव्स। तो ऐसे पूछ लेंगे आपका कि लाइट वेव और साउंड वेव किस वेव का एग्जाम्पल है, तो लाइट वेव आपके ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है, और साउंड वेव आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। ये थंब रूल बना लेना, याद रखना। फिर देखते हैं आगे। आगे देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में दे रखा है, ऑसिलेशंस आर पैरेलल टू वेव डायरेक्शन। तो इसमें क्या सीन हो रहा है कि जो आपके वेव्स हैं, देखो पहले ऐसे कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग देखे हो ना, तो ये कंप्रेशन होगा, फिर ये यहां पे पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर रहेंगे, ये आपका रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा और फिर रेयरफैक्शन होगा। तो इस टाइप में आपका जो साउंड वेव है वो प्रोपोगेट करेगा, मतलब जो इसके पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का बारे में, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में मैंने बता दिया कि सॉलिड से ट्रैवल करता है, लिक्विड से ट्रैवल करता है, गैस से, लेकिन स्पीड डिपेंड करता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा फास्ट रहता है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में तो और कम, ठीक है। फिर देखते हैं आगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, वही फ्लो चार्ट है, आप आराम से देख सकते हो। एग्जांपल इसमें साउंड वेव और कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस इन स्प्रिंग्स, ठीक है। बाकी ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब आप देख सकते हो। फिर देखो टर्म कुछ आते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव स्पीड, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके समझ लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो जो आपका ऑसिलेशन पीरियड होता है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड, टी, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी हम किसको बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो एक सेकंड में आपके कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर कोई चीज हायर फ्रीक्वेंसी की है तो वो कैसा दिखेगा, मान के चलो कोई चीज हायर फ्रीक्वेंसी है तो वो वेव ऐसे दिखेंगे, ऐसे। और कोई चीज आपकी अगर लोअर फ्रीक्वेंसी की है तो वो वेव ऐसे दिखेंगे, थोड़े दूर दूर। तो डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा आपको कि हाई फ्रीक्वेंसी की चीज है तो उसमें थोड़ी एनर्जी ज्यादा होती है, पेनिट्रेट कर जाएगी।
अगर लोअर फ्रीक्वेंसी है तो मान के चलो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, है ना। तो ये दोनों ऑपोजिट आपके रिलेशन है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। वेवलेंथ मैंने बता दिया, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, उसको हम वेवलेंथ बोल रहे हैं। तो आप इस इमेज से पता लगा पा रहे होगे कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपकी जो वेवलेंथ है ये क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। लेकिन अगर आपका फ्रीक्वेंसी कम है तो आपकी वेवलेंथ क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका वेवलेंथ, ये चीज। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो ये क्या आता है, सी आता है। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फॉर्मूला याद कर लेना, सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर वेवलेंथ देख लिया हमने, और वेव स्पीड आपका क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू ये v इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो एन से ये वेवलेंथ को एन ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो समझ आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक। उसका एक पिच करके आता है कॉन्सेप्ट, पिच भी जान लो, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ ले। तो पिच क्या होता है, तो जैसे हम बोलते हैं ना लोअर पिच है, हायर पिच है, तो पिच में आपका रेंज हम नहीं चेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिडिल ऑक्टेव में ही है, लेकिन अगर एक मेल वॉइस है उसका थोड़ा लोअर पिच होता है, ठीक है, एक फीमेल वॉइस होता है उसका थोड़ा उनका थोड़ा हायर पिच होता है। जैसे आप जब लता मंगेशकर जी को सुनते हो तो उनका हायर पिच था, लेकिन अगर आप मेल वॉइस सुनते हो, जगजीत सिंह जी को सुनते हो तो उनका लोअर पिच था। तो जो हायर पिच के साउंड होते हैं ना उसमें थोड़ी श्रिलनेस होती है, राइट, लेकिन ऑक्टेव सेम रहता है, सुनने में वो थोड़ा सा शार्प लगता है। लेकिन जो आपके लोअर पिच का साउंड होता है वो सुनने में थोड़ा सा सूदिंग लगता है, मतलब थोड़ा सा उसका बेस ज़्यादा रहता है, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आता है क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए पिच किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। फिर आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में दे रखा है, इट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। देन एग्जांपल देख लो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी, एक्सरे, गामा रे। तो जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हो यही आपकी ईएम वेव्स का एग्जांपल है। तो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी देख लेते हैं, यहां से भी आपके सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लो एक एक करके, पहले इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही मैं समझाता हूं इसको, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो ये मान के चलो आपका ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में आप देखते हो कि जो आपका गामा रे रहता है इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, और अभी हम क्या देख के आ रहे हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो जो आपका गामा रे है, यहाँ पे आपका गामा रे, ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो अराउंड 10⁻20 है, 20 हर्ट्ज यूनिट तो पता ही आपको, और जो इसकी वेवलेंथ है वो आपकी 10⁻⁻12 है। तो ये देख रहे होगे ऊपर वेव का डायरेक्शन है ना कितना क्लोज है। फिर वैसे ही जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे ना तो एक्सरे का गामा से कम फ्रीक्वेंसी है और लेकिन वेवलेंथ जो है ज्यादा है। तो इस हिसाब से आप बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, जो आपका रेडियो वेव है उसका। इसका जो वेवलेंथ है 10⁻³ है और जो इसका फ्रीक्वेंसी है 10⁻⁴ है। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके रेडियो वेव का है और हाईएस्ट वेवलेंथ आपके रेडियो वेव का है। तो ये चीज ध्यान रखना, बाकी वैल्यू भी ध्यान रखना, पूछ लेते हैं, राइट। अब रेडियो वेव में जो आपका हाइट होता है वेव का वो अराउंड बिल्डिंग के होता है। फिर माइक्रोवेव में आपके ह्यूमंस के हाइट के बराबर का होता है। इंफ्रारेड का वेव, इंफ्रारेड में वेव का साइज होता है वो धीरे धीरे छोटे होते जाता है, नीडल शेप में आ जाता है। फिर विजिबल में प्रोटोजोन का शेप का आ जाता है। फिर अल्ट्रावायलेट मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाता है। एक्सरे आपके एटॉमिक लेवल पे आ जाता है, और जो गामा रे होता है ये एटॉमिक न्यूक्लियाई लेवल पे आ जाता है। तो मतलब जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपका जो वेव का साइज होगा वो कम होते जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और टेम्परेचर आप इधर देख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वेव का स्पीड बढ़ता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे दे रखा, पेनिट्रेट्स अर्थ एटमोस्फेयर। तो देखो कौन कौन से वेव्स आपके पेनिट्रेट कर पाते हैं अर्थ वेव से। तो जो सन से अल्ट्रावायलेट रे आता है वो भी पेनिट्रेट कर जाता है। जो इंफ्रारेड रे होते हैं वो भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, राइट। तो जैसे देखो जो आपके रेडियो वेव है यस लिखा हुआ है वाई, ठीक है, तो मतलब ये पेनिट्रेट कर पाते हैं। माइक्रोवेव और जो आपके इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड भी पेनिट्रेट कर जाते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं, मतलब कुछ वो ट्रैप हो जाते हैं। आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो आपके आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए नो दे रखा है। नो तो पूरा माइक्रोवेव होगा लेकिन इंफ्रारेड में पूरा ब्लैक नहीं है, ये कहीं बीच में यस और नो के। फिर देखो विजिबल रे और अल्ट्रावायलेट रे ये आपके यस में आते हैं, ठीक है, ये पेनिट्रेट कर पाते हैं। लेकिन जो गामा रे और एक्सरे हैं ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर के। तो गामा रे का ज्यादातर यूज कहां पे होता है आपके कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट। और रेडियो वेव का कहां यूज होता है, तो ये सब यहां पे दे रखा है, ठीक है। आप देखते जाओ एक एक करके। गामा रे का यूज पहले, वेवलेंथ इसका कहां से कहां तक है ये आपको पता होना चाहिए, और उसका वेवलेंथ अगर पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो वो वाले फॉर्मूला से, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहां से आप
आराम से वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो कोई भी एक वैल्यू याद कर लोगे आपका काम हो जाएगा। इसको डिस्कवर किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल विलार्ड। ठीक, एप्लीकेशन इसका क्या क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट और न्यूक्लियर रिएक्शन, इनमें गामा रेज का यूज होता है। फिर देखो एक्सरेज, एक्सरेज का यूज कहाँ पे होता है? मेडिकल इमेजिंग, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, और डिस्कवर किसने किया था? विल्हेल्म रॉन्गटेन ने। फिर अल्ट्रावायलेट रे का जो डिस्कवर किसने किया था? जॉन रिटर ने, और इसका एप्लीकेशन है स्टेरिलाइजेशन, विटामिन डी सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद देखो विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का फाउंडर का नाम नहीं दिया हुआ है, और जो एप्लीकेशन है वो दे रखा है विजन, फोटोग्राफी एंड लेजर्स। वैसे ही जब ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर हो जाएगी ना, तो एक एक बार एप्लीकेशन देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे देख लो माइक्रोवेव का, हम माइक्रोवेव ओवन्स और रडार में यूज कर रहे होते हैं, और रेडियो वेव्स का आप टीवी ट्रांसमिशन में, एस्ट्रोनॉमी में और रेडियो में यूज कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, एप्लीकेशन पार्ट स्पेशली। फिर देखो कुछ नोट है, EM waves with shorter wavelength have higher frequency and energy. EM spectrum is continuous with no sharp boundaries between wave types. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए कि EM waves के जो अगर EM waves का वेवलेंथ आपका कम है तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। पहला लाइन ये बता रहा है आपको, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और जो दूसरा लाइन है वो ये बता रहा है कि जो EM वेव का स्पेक्ट्रम होता है ना, वो कंटिन्यूअस होते हैं विथ नो शार्प बाउंड्रीज बिटवीन वेव टाइप्स। तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कब इस वेव से इस वेव टाइप में पहुंच गए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि शार्प बाउंड्री नहीं होता, बिल्कुल गैप नहीं होता है, आप क्लियर डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे। तो बहुत बार ओवरलैपिंग भी आपको देखने को मिलता है। फिर देखो यही उसी का डायग्राम है दूसरा, और ये साथ में एप्लीकेशन दे रखा है। तो जब आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर होगा, आराम से इत्मीनान से बैठ के डायग्राम देखना, आपका काम हो जाएगा। ईजिली है, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आज का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। साउंड एंड वेव्स का जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछ रखे हैं स्टेट PCS में, उसको मैंने कवर करा दिया है। अब कुछ PYQs ले लेते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का सवाल पूछता है इस टॉपिक से BPSC या फिर UPPSC। तो देख लो, सबसे पहले आपके क्वेश्चन पूछ रखा है द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मैकेनिक्स में, T = 2π √L/g। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। तो ये फॉर्मूला पता होता तो आप आराम से बता देते। फिर एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज, तो आपको पता होना चाहिए एग्जांपल क्या है आपका? रेडियो वेव, साउंड वेव, एक्सरे, गामा रे। कौन सा है? तो सिंपल है एकदम, साउंड वेव है ना, पढ़ के आ रहे हैं। साउंड वेव का इज लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। फिर देखो आगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ? अभी मैंने बता दिया, एकदम सिंपल, वेवलेंथ। तो आराम से टिक मारो। फिर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है? तो हमने देख लिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा ए। फिर देखो कॉस्मिक रे, तो कॉस्मिक रे आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये भी यहाँ पे ध्यान रख लेना। तो कॉस्मिक रेज आर चार्ज पार्टिकल्स, राइट। और बाकी और जो ऑप्शन है पढ़ने की नीड नहीं है, सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, दिमाग ही नहीं लगाना है। तो जो न्यूमेरिकल्स वाले हैं ना, देख लो आप, क्वेश्चन इस टाइप के पूछ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स जहाँ पूछना होता है, जिस चैप्टर में पूछेंगे वहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी डिटेल में करा दूंगा। मैं तो बैठा ही हूँ कराने के लिए, लेकिन वही है कि BPSC में उतना डीप में जाते ही नहीं है ना। फिर देखो, बाई वॉट इज द एटमोस्फेयर मेनली हीटेड, तो एटमोस्फेयर आपका कैसे हीट होता है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो एटमोस्फेयर आपका हीट हो रहा है ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि आपको लगता होगा कि सन से हीट हो रहा है। नहीं, सन से जो एनर्जी आ रही है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है, लेकिन जो आपकी जो एटमोस्फेयर की हीटिंग हो रही है वो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से होती है, जो कि किस फॉर्म में होता है? इंफ्रारेड रे के फॉर्म में। तो जो आप अगर आपके मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपकी हीटिंग एटमोस्फेयर की कैसे हो रही है, तो हमेशा लिखना आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रे, ना कि आपके जो सन से अल्ट्रावायलेट रे आ रही है उससे। तो देख लो, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो जो आपके आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है ये लॉन्ग वेव होती है, जो आपके सन से इनकमिंग होती है वो आपके शॉर्टर वेव होती है। इसका रीजन क्या है? बहुत डिटेल टॉपिक है, ठीक है, आपके स्टेट PSC के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये शॉर्ट वेव काट दो। तो इंफ्रारेड रेडिएशन भी आपका होगा, ठीक है। व्हाट इज द एटमोस्फेयर मेनली हीटेड, तो इसमें मेनली पूछ दिया है, अदरवाइज आप इंफ्रारेड भी डाल सकते थे, ठीक है। तो वैसे तो आपका ए ऑप्शन होना चाहिए, वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्योंकि इसमें आपका इंफ्रारेड ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो एक बार आप आंसर क्रॉस चेक कर लेना इधर का, ठीक है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज, तो इसमें हम एक्सरे का यूज कर रहे होते हैं। तो ये आपका काफी पुराना क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है आपके BPSC। तो आपको समझ आ रहा होगा, एप्लीकेशन बेस्ड या फिर एकदम सिंपल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं साउंड और वेव्स के टॉपिक से, ठीक है। तो अगले क्लास में हम ऐसी जो टॉपिक मेंशन था फिजिक्स का, अब कुछ ही टॉपिक रह गए मैं आपको करा दूंगा। ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम, तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी आप जरूर आइएगा। और हाँ,
मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इस सीरीज को ना कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेगा उसी को बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप एक दो वीडियो रैंडम वीडियो देख के सोचोगे कि मेरा बीपीएससी क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, अगर आप ऑलरेडी कहीं और से पढ़ रहे हो तो आप फिर वहीं से पढ़ो, लेकिन यहाँ अगर आप फॉलो करो तो डिलीजेंटली फॉलो करो, आपको पूरा, क्योंकि एक बार आप किससे पढ़ते हो तो सेम पर्सन से पढ़ते हो तो आपको पूरा आइडिया लग जाता है। तो साइंस एटलीस्ट आप यहाँ पे रिलाई कर सकते हो, क्योंकि हम साथ के साथ क्लास भी ले रहे हैं, साथ के साथ आपका डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर कर दे रहे हैं। तो इसी के साथ अगर आपके कोई फ्रेंड नीडी होंगे तो उनको भी शेयर करना ये सारी वीडियो, और अपना फीडबैक है वो आप अपना कमेंट में दे सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।